जब मियां नवाज शरीफ साहब ने स्पीच की तो एक लफ्ज भी नहीं बोला गया इंडिया के खिलाफ, और इंडिया जो हमारे एक मुल्क में दहशतगर्दी कराता है उसके ऊपर। खान साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है 49 मिनट गालबन बात की। 30 मिनट्स का टाइम था, लेकिन खान साहब ने वो 20 मिनट एक्स्ट्रा भी बात की, और ऐसी बातें की जो मेरे दिल को लगी कि यार ऐसा होना चाहिए हमारा हुक्मरान, कि जो उनके मुल्क में खड़ा होके, मैं समझ रहा था वो अल्फाज नहीं थे, वो जूतियां थी जो इंटरनेशनल जो ताकतें थी उनके सरों में मार रहे थे खान साहब। अवाम कहाँ खड़ी है और इस मुल्क के इदारे कहाँ खड़े हैं? मुझे गिला नहीं है ये जो पीडीएम, ये जो 13 जमाती अचार बना हुआ है ना, मिक्स अचार बैठा हुआ है हमारे ऊपर, मुसल्लत किया हुआ है, इनसे मुझे कोई गिला नहीं है। मुझे पता है कि इनकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, लेकिन मुझे गिला तो अपने इदारों से है कि हमारे इदारे कहाँ खड़े हैं और क्या कर रहे हैं। और इससे आगे गड़ा ही है, अगर अगर इदारों ने ठीक फैसले ना किए और इन मामलात को ठीक करने की तरफ कदम ना बढ़ाए तो भाई बुरा हाल हो जाएगा इस मुल्क का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मल्टी न्यूज़ नेटवर्क चैनल और मैं हूं आपका होस्ट फैसल मीर। आज हम एक ऐसी हस्ती के पास बैठे हुए हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का आधे से ज़्यादा हिस्सा नून लीग के साथ गुजारा, नून लीग को सपोर्ट की, लेकिन क्या वजह बनी कि उन्होंने पीटीआई ज्वाइन कर ली, उन्होंने वो पार्टी छोड़ दी और किसी और पार्टी की बजाय वो पीटीआई में ही आए। ये सारा उनसे पूछते हैं आज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सर आपका नाम? मलिक नसीम नाम है जी मेरा। मलिक नसीम साहब। मलिक नसीम साहब, क्या वजह बनी कि आपका अब तक की आपने आधी से ज़्यादा ज़िंदगी जो है वो नून लीग में गुजारी और अचानक उसे छोड़ दिया? सर खान साहब का जब टेन्योर चल रहा था ना 3.5 साल, तो मैं उससे पहले तक पॉलिटिकल चीज़ों की इतनी समझ नहीं थी, कुछ समझ ले कि इतना जेन पे दबाव भी नहीं डालते थे, ठीक है मामलात मुल्क के चल रहे हैं। लेकिन उस दौर में चीज़ों का एनालिसिस करना शुरू किया, और शायद उसकी वजह भी खान साहब ही थे, क्योंकि खान साहब मुख्तलिफ बातें अपने स्पीचेस में करते थे। तो मैंने अपनी तौर पे एनालिसिस करना शुरू किया और इस नतीजे पे पहुंचा कि हमारा मुल्क जो है वो खान साहब के दौर में पिछले जितने भी टेन्योर थे उसके मुकाबले में बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहा था और बेहतरी की जानिब जा रहा था। और मैं यकीन माने नून लीग का हिस्सा होने के बावजूद खान साहब के लिए दुआ गो भी रहता था। मेरे कुछ दोस्त मेरे से एतराज़ करते थे जो जो जिनका ब्लड ग्रुप नून लीग है, यार तू नून लीग दा है तो तू ऐसे लिए दुआ क्यों करना है। मैं उनको कहता था भाई अगर इमरान खान इस मुल्क का भला कर देता है तो आपको क्या एतराज़ है और मुझे क्या एतराज़ है। हमें तो बेहतरी इस मुल्क की चाहिए, वो जिस लीडर को हम फॉलो कर रहे हैं वो कर दे या कोई और भी करता है तो हमें तो खुश होना चाहिए कि यार हमारा मुल्क बेहतर मामलात और बेहतरी की तरफ जा रहा है। जब कोरोना है ना तो मैंने पूरी दुनिया के मामलात को भी समझता हूँ, अब्रॉड भी रहा हूँ, बहुत सारे मुल्कों में सैर करने के लिए भी गया हूँ। तो मैं देख रहा था कि यार दुनिया में एक अफरा तफरी बनी हुई है और बड़े मामलात ख़राब हुए हुए हैं, स्पेशली यूरोप साइड पे, अमेरिका में बहुत बुरे हालात थे। लेकिन हमारा मुल्क उस फेज़ से निकलने के बावजूद, उस मुश्किल फेज़ से गुजरने के बावजूद हमारे मामलात उस लेवल तक डिस्टर्ब नहीं हुए और हमारी इंडस्ट्री, हमारे बाकी सारे मामलात बहुत बेहतर तरीके से चल रहे थे। सिर्फ एक मामला था जो महंगाई का मामला था, वो भी महंगाई जब हम कंपेयर करें पूरी दुनिया से या वर्ल्ड से या बाकी मुल्कों से तो इतनी ज़्यादा नहीं थी एज़ कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। लेकिन पाकिस्तान में मीडिया प्रोपेगेंडा ज़्यादा था, तो बस ये चीज़ें देख रहे थे और मेरा कोई इरादा नहीं था अपनी नून लीग को छोड़ के पीटीआई को ज्वाइन करने का, क्योंकि मैं इस चीज़ को बेहतर नहीं समझता था कि यार एक पार्टी से छोड़ के जब दूसरी पार्टी में जाते हैं ना तो लोग बातें करते हैं, लोग कहते हैं यार एक कल उधर सी परसों उधर सी अज इधर खड़ा है। मैं ये दुआ गो ज़रूर था खान साहब के लिए, लेकिन हिस्सा नून लीग का था। मैंने उस वक्त नून लीग छोड़ी जब रजीम चेंज पे उतारा गया ना खान साहब को,
तो फिर मेरे से नहीं रहा गया। मैंने कहा यार, एक बंदा इतने मुश्किल हालात से गुजार के इस मुल्क को बेहतर ट्रैक पे ले आया है, तो अब उसको 1.5 साल मौका तो देते, उतर जाता वो, और उतर ही जाना था, क्योंकि मेजॉरिटी पाकिस्तानी अवाम महंगाई के प्रोपोगंडे में आ गई हुई थी। और हर बंदा समझ रहा था कि खान साहब, आम बंदा जो पढ़े लिखे थे उनको चीज़ों की समझ आ रही थी, या जो जिनका विजन थोड़ा ब्रॉड था उनको चीज़ों की समझ आ रही थी, लेकिन जो मजदूर तबका था, जो कम पढ़ा लिखा था, वो इस प्रोपेगेंडे में आ चुका था कि खान साहब से मामला चले नहीं है। मलिक साहब ये बताइएगा कि आपने नून लीग छोड़ दी, आपकी ज़िंदगी में और भी बहुत सी पार्टियां जो है वो स्ट्रांग हुई, अपने पावर में आई, हुकूमत में आई, उन सब की तरफ आपकी किसी की तरफ भी ध्यान नहीं गया, आपने पीटीआई ही क्यों ज्वाइन की? सर ये है कि मैं पिछले ना तकरीबन कोई 4-5 साल से खान साहब के ऊपर ना रिसर्च कर रहा था कि यार ये जितने भी लोग हैं जो हमारे मुल्क के लीडर हैं या सियासतदान कह लें, लीडर तो खैर मैं नहीं समझता कि कोई खान साहब के अलावा कोई भी लीडर है इनमें से। तो मैंने इमरान खान के ऊपर रिसर्च की। मैंने खान साहब का 19 क्रिकेट में तो जानते ही थे, क्रिकेट में तो हमारे फेवरेट थे खान साहब, लेकिन 95 से ऑनवर्ड जब पॉलिटिकल मामलात में आए तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी और ऑब्ज़र्व किया कि यार इस बंदे के ऊपर कैसे कैसे मामला, तो कैसी कैसी तोहमतें लगती हैं। लेकिन मेरी अपनी रिसर्च में खान साहब एक अजीब ही तरह के, एक आम आदमी नहीं है। एक आम आदमी को क्या चाहिए होता है? रहने के लिए अच्छा घर, गुजारे के लिए अच्छा पैसा, और अगर फिर साथ में इज्जत भी मिल जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। तो मेरा ख्याल है खान साहब के पास तो ये चीज़ें बहुत पहले से मौजूद थी। पैसा खान साहब का कभी मसला नहीं रहा। ये मैं अभी इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने जो रिसर्च की उसमें से मैंने एनालिसिस किया कि यार इस बंदे का मसला पैसा नहीं है। मैं उसकी एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। खान साहब गालबन 2005 में वाइस चांसलर इलेक्ट हुए ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड के। कमी बेशी हो सकती है शायद नाम में, लेकिन मेरा ख्याल है ये यूनिवर्सिटी का नाम था। तो जब वो ज्यूरी ने फाइनलाइज किए, 2 लोग तो डिवाइडेड थी, ज्यूरी जो थी वो डिवाइडेड थी कि यार इमरान खान को रखना है या एक जर्मन साइंटिस्ट था उसको इलेक्ट करना है एज वाइस चांसलर। तो उन्होंने आपस में डिसाइड किया कि यार दोनों से पूछो ये सैलरी पैकेज क्या मांगते हैं, जिसका सैलरी पैकेज हमें अट्रैक्ट करेगा हम उसको वाइस चांसलर रख लेते हैं। तो खान साहब से जब उन्होंने पूछा कि खान साहब अगर आपको हम अपॉइंट करें एज वाइस चांसलर तो आप हमसे क्या सैलरी डिमांड करेंगे, तो खान साहब ने कहा कि भी भाई मेरी 2 शराइत हैं, उन 2 शराइत में से कोई भी एक आप मान लें तो मैं आपका, वो ही मेरी सैलरी होगी और मैं आपका ज्वाइन कर लेता हूँ। आप अपनी मर्जी से जो भी सैलरी जो भी रखेंगे मुझे मंजूर है। हाँ, सैलरी का इशू हाँ जी, सैलरी का उन्होंने कहा कोई इशू नहीं, ये मेरी 2 शराइत है, इनमें से आप एक मान लें तो मैं मेरे लिए कोई और रिक्वायरमेंट नहीं है सैलरी वगैरह की। तो खान साहब ने उन्होंने पूछा जी क्या आपकी शराइत में से पहली शर्त क्या है, उन्होंने कहा दोनों में से कोई भी एक। तो खान साहब ने कहा कि जी मैं चाहता हूँ कि मेरे मुल्क में आपके लेवल की कोई यूनिवर्सिटी की ब्रांच हो ताकि मेरे मुल्क के बच्चों को आपके लेवल की तालीम मिल सके। तो वो 2005 का दौर था, उस वक्त बम ब्लास्ट, सारे मामलात इतने वर्स्ट थे हमारे मुल्क के, तो उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने कहा भाई ये नहीं हो सकता जनाब, आपके मुल्क के तो हालात ही ऐसे नहीं है जहां हमारे लेवल की यूनिवर्सिटी अपनी को ब्रांच खोल सके। तो खान साहब ने कहा कोई बात नहीं, मेरी सेकंड कंडीशन सुन ले, अगर आप उसको फुलफिल कर देते हैं तब भी मैं एग्री करता हूँ आपके साथ। तो खान साहब ने कहा कि मेरी सेकंड शर्त ये है या सेकंड डिमांड ये है कि आप मेरी मुल्क की किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटी को जो आपके म्यार के पे पूरा उतरती हो या उसके करीब तरीन हो, आपके लेवल पे जाती है, लेवल को टच करती हो, उसको एफिलिएशन दे दें, मेरे मुल्क का बच्चा पढ़ेगा वहां, उसको डिग्री आप इशू करें। तो उन्होंने उस कंडीशन को भी रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा जी आपके मुल्क की कोई यूनिवर्सिटी इस लेवल की तालीम नहीं देती क्या हम उसको अपनी एफिलिएशन की डिग्री इशू कर सकें। तो खान साहब ने वो जिस वाइस चांसलर बनने के लिए दुनिया की बेहतरीन शख्सियात में 100 लोगों ने तकरीबन इंटरव्यू दिया था, जिसमें से शॉर्ट लिस्ट होकर 2 लोग रह गए, तो खान साहब ने रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर मेरे मुल्क की कोई यूनिवर्सिटी इस काबिल नहीं है
कि जहां मैं तालीम जहां पे वो आपकी डिग्री ले सके कोई बच्चा मेरे मुल्क का, तो मैं भी इस काबिल नहीं हूं कि मैं आपका वाइस चांसलर बन सकूं। तो ज्यूरी ने जब रीथिंक किया तो उन्होंने खान साहब की सेकंड कंडीशन को माना और उस कंडीशन पे खान साहब वाइस चांसलर इलेक्ट हुए। और रहे कितना अर्सा, नॉर्मली उस यूनिवर्सिटी में 2 साल, 1.5 साल, 3 साल, इस टेन्योर में वो अगला वाइस चांसलर इलेक्ट कर लेते थे। खान साहब 9 साल रहे उस यूनिवर्सिटी में एज वाइस चांसलर। उस यूनिवर्सिटी में 9 साल काम किया और 9 साल के बाद भी खुद रिफ्यूज किया खान साहब ने कि भाई ये गालबन दौर था 2013 का, हाँ 2005 से 2013, तो 2013 में रिफ्यूज करके आगे कि खान साहब ने कहा कि अब मैं आपके लिए काम नहीं कर सकता हूँ, आपको मेरी किसी वक्त भी ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे मुल्क को इससे ज़्यादा ज़रूरत है और मैं उधर से निकल नहीं पाऊँगा आपके लिए, तो लिहाजा आप अपना कोई नया वाइस चांसलर इलेक्ट करें। तो खान साहब नौकरी अपनी मर्जी से दोबारा छोड़ के आए। मैं जब इसी जहन से ये बात सोचता हूँ कि यही मौका अगर मेरे मुल्क के जितने बाकी सियासतदान हैं इनको दिया जाता और इनसे पूछा जाता कि सैलरी क्या लोगे, तो पता है ये लोग क्या कहते, आने जाने की फर्स्ट क्लास टिकट लेंगे हम, ठहरने के लिए 5 स्टार होटल लेंगे, या उससे भी कोई बड़ा स्टार वाला तो वो होटल चाहिए होगा हमें, और सैलरी में इतने पाउंड या इतने डॉलर्स लेंगे। वो सिक्योरिटी जी जी वगैरह। जी जी, और सिक्योरिटी पता नहीं क्या क्या मांगते, लेकिन जो कुछ भी मांगते अपने लिए मांगते, इस मुल्क के बच्चों के लिए कभी डिमांड ना करते। मैं अपनी अपनी जिंदगी गुजारी है इस मुल्क के सियासतदान को देखते हुए, खुदा की कसम इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो इस मुल्क के लिए कोई चीज मांगता, अपने लिए जरूर मांग सकते थे। इसी तरह से मैंने बहुत सारी चीजें नोट की, और ये चीजें मैं उस वक्त नोट कर रहा था जब मैं नून लीग का हिस्सा था, और साथ ही सोचता था कि यार कहाँ बैठा हूँ मैं, किस पार्टी का हिस्सा बना हूँ। फिर सोचता था कि यार ठीक है, मैं कोई इतनी बड़ी कहाँ कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ, ठीक है मामला चल रहे हैं, खान साहब की गवर्नमेंट भी है, मामला चल रहे हैं, ठीक है, मेरी मदद की जरूरत भी नहीं है खान साहब को। लेकिन जिस वक्त खान साहब को उतारा ना, मेरे से नहीं रहा गया सर। मैं कहा नहीं, अब खान साहब के मुखालिफ किसी पार्टी के साथ या किसी सियासी जमात के साथ नहीं चला जा सकता। सिर्फ इसलिए ये फैसला किया और नून लीग को खैर बात कह दिया। हाँ, पार्टी ज्वाइन में 1.5-2 माह लगे, क्योंकि वो आपको पता है कि कोई आपको अप्रोच करता है या किसी से कांटेक्ट होता है तो फिर ही हाँ, उसी दिन से नून लीग छोड़ के खान साहब को दिलो जान से सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि नहीं यार, इस बंदे को सपोर्ट करना। ये एक बात नहीं है, बहुत सारी बातें हैं। जिस वक्त खान साहब अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर कर रहे थे ना, तो मेरी बेगम मुझे कह रही कि हमें लेके चलो फोर्ट्रेस हाइपर स्टार से, हमने शॉपिंग करनी है। तो मैंने उसको कहा भाई बात सुनो, मैंने कहीं नहीं जाना, खान साहब की स्पीच है, मैंने वो स्पीच सुननी है। तो मेरी बेगम मुझे कहती, ये गालबन आज से कोई 3-4 साल, 3-1 साल पहले की बात है, तुम तो नून लीग में, तुमने उसकी स्पीच सुन के क्या करनी है। और मैं कहा भाई वो हमारे मुल्क का वजीर आजम है, मैं उस पार्टी का हिस्सा नहीं हूं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो लेकिन वो मेरे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मैं सुनना चाहता हूं कि ये अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर क्या बात करता है। तो मेरी बेगम की एक कंडीशन पे हमारी एग्रीमेंट हो गया, क्योंकि अभी तकरीबन 30-35 मिनट थे स्पीच पे। तो बेगम ने कहा कि अच्छा ऐसा करो, हमारे से 15-20 मिनट का डिस्टेंस है हाइपर स्टार का, छुट्टी का दिन था गालिबन, तो ऐसा करो हमें हाइपर स्टार पे छोड़ो, आप वहीं कहीं किसी भी जगह पे तकरीर सुनो, स्पीच ख़त्म हो हमें इधर से पिक कर लो। मैं एग्री कर गया और मैं लेके बेगम को चला गया। वो बच्चों को मैंने हाइपर स्टार छोड़ा। अब मैं कोई दुकान देख रहा था या कोई जगह ऐसी देख रहा था जहाँ से मैं स्पीच सुन सकूं। तो एक गालिबन कपड़े की गारमेंट्स की शॉप थी, तो मैं उसके दरवाजे के पास इस तरह से खड़ा हो गया कि उसका कोई कस्टमर डिस्टर्ब ना हो और वो मुझे ये ना कह दे कि भाई यहाँ क्यों खड़े हो, मेरा क्लाइंट डिस्टर्ब कर रहे हो। तो उस बंदे ने देखा कि यार एक बुजुर्ग आदमी है, मैं इस तरह से खड़ा था कि यार वो दुकानदार कहीं ये ना कह दे कि जनाब हटे इधर से, क्या कर रहे हैं आप। तो उस बंदे ने अपने मुलाजिम को भेजा मेरे पास कि भी आपको बुला रहे हैं मालिक अंदर। मैं चला गया तो मुझे कहते हैं आपने स्पीच सुनना चाह रहे हैं। मैं कहा जी सर। वो कहता ए कुर्सी दे इन्होंने। उन्होंने मुझे टीवी के पास चेयर दी, बड़े अच्छे तरीके से बिठाया और मैं स्पीच सुन रहा हूँ। तो जब खान साहब ने बगैर लिखे स्पीच स्टार्ट की ना सर,
मैं बड़ा अब ये सोच रहा हूँ कि यार खान साहब को इतनी ग्रिप भी नहीं है स्पीच में, ये कहीं डिट्रैक्ट ना हो जाए। उन दिनों सबसे बड़ा इशू था जो कश्मीर में हुआ था, इंडिया ने ऑक्युपाई किया हुआ था और वो 370 जो भी उनका था कानून उसको तोड़ा हुआ था। तो मैं सुनना चाह रहा था खान साहब उसके अगेंस्ट क्या बोलते हैं। तो गालिबन और 30 मिनट्स का टाइम दिया गया खान साहब को, 25 मिनट तक खान साहब ने उस टॉपिक को टच ही नहीं किया। लेकिन जिन टॉपिक्स पे बात की वो भी बेहतरीन थे। उसमें खान साहब ने ये जो समझ लें कि जो गरीब मुल्कों का पैसा जाता बाहर उस पे बात की, फिर ग्लोबल वार्मिंग पे बात की। थर्ड जो खान साहब आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूस पे और इस्लाम पे, और इतनी जबरदस्त खान साहब ने बात की। लेकिन मैं थोड़ा सा ये सोच रहा था कि खान साहब वक्त खत्म करने वाले हैं और कश्मीर में खान साहब ने बात नहीं, लेकिन 26वें-27वें मिनट पे जब खान साहब ने कश्मीर के टॉपिक पे बात स्टार्ट की ना भाई, तो मैं तो स्टन नहीं हो गया ना। मैं यार कमाल है, एक बंदे को अब ऐसी जगह पे ऐसे फॉर्म पे हमारे दूसरे हुक्मरान जाते थे वो पर्चियां रखते थे सामने और फिर भी बोला नहीं जाता था और उनकी गले से आवाज नहीं निकलती थी। कुलभूषण यादव के मैटर पे हमारे वजीर आजम से एक लफ्ज नहीं कहा गया था। जब मियां नवाज शरीफ साहब ने स्पीच की तो एक लफ्ज भी नहीं बोला गया इंडिया के खिलाफ, और इंडिया जो हमारे एक मुल्क में दहशतगर्दी कराता है उसके ऊपर खान साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है 49 मिनट गालबन बात की। 30 मिनट्स का टाइम था लेकिन खान साहब ने वो 20 मिनट एक्स्ट्रा भी बात की और ऐसी बातें की जो मेरे दिल को लगी कि यार ऐसा होना चाहिए हमारा हुक्मरान कि जो उनके मुल्क में खड़ा होके, मैं समझ रहा था वो अल्फाज नहीं थे, वो जूतियां थी जो इंटरनेशनल जो ताकतें थी उनके सरों में मार रहे थे खान साहब। यकीन माने मेरा अपना ऑब्जर्वेशन ये है कि वो जूतियां थी। जब उन्होंने कहा कि आप ही लोगों ने हमें कहा कि ये इनको ट्रेन करो ताकि ये जहाद करें उसके खिलाफ, रूस के खिलाफ, और उसके क्योंकि रूस ने ऑक्युपाई किया हुआ था अफगानिस्तान को, और उन्हीं लोगों को 10 साल के बाद इन्होंने कहा कि जी अब इनके खिलाफ तुम ऑपरेशन करो, अब ये दहशतगर्द है। और खान साहब ने बरमला कहा कि आप ही लोगों ने इनको खड़ा किया और बाद में आप ही लोगों ने इनको लेबल दे दिया कि ये दहशतगर्द है, और आप ही लोगों की वजह से हमारा मुल्क तबाह हुआ। किसी और में जुर्रत देखी आपने अपनी जिंदगी में? मैंने नहीं देखी। जुल्फकार अली भट्टो का दौर जो है उसमें मैं बचपन में था, मेरी कोई उम्र 5-7 साल होगी या 8 साल होगी, 1969 की मेरी पैदाइश है। तो मुझे तो नहीं पता कि उस वक्त क्या भुट्टो साहब के क्या मामला थे। बड़ों से सुने हैं, कुछ पॉजिटिव सुने हैं, कुछ नेगेटिव सुने। हाँ, खान साहब को खुद देखा है, खान साहब के मामला भी खुद ऑब्जर्व किए हैं, और मुझे कोई डाउट नहीं है कि खान साहब का कंपैरिजन किसी भी सियासतदान से, पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल रजीम है इस वक्त, उसके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। ही इज ट्रू लीडर ऑफ पाकिस्तान, बल्कि सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, मुसलमानों का, उम्मत मुसलमान का लीडर है इमरान खान। आज नाज़रीन मैं मुगलपुरा वाली साइड से आ रहा था, मैंने इनका इंटरव्यू करना था, आज मलिक साहब का इंटरव्यू करना था। तो मैं वहाँ पे मैंने देखा कंटेनर लगा हुआ है। मुझे एक उसी वक्त एक वीडियो आती है, वो वीडियो में देखता हूँ जमान पार्क में तशद्दुद किया जा रहा है, दोबारा से पुलिस हमला कर देती है और वहाँ पे कारकुन की कोई इस वक्त बहुत कम है तो उन्हें मारा जा रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उधर जाके फुटेज उसकी बनाई जाए, जो लेटेस्ट खबर है वहाँ की जो है वो दिखाई जाए, क्या हालात है वहाँ के। तो मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं जमान पार्क की तरफ जा सकूं, लेकिन उन्होंने नहीं जाने दिया। कंटेनर्स को मैंने ओवरटेक किया, लेकिन जब मैं आगे गया तो पुलिस खड़ी थी, उन्होंने कहा जी आप आगे नहीं जा सकते। मैंने उन्हें कोशिश की ये कह के कि जी मैंने फैसल टाउन जाना है, उन्होंने कहा जी आप दूसरी साइड से जाएंगे, यहाँ से नहीं जा सकते। तो बहरहाल वो किसी तौर नहीं माने। तो बहरहाल ये हालात लगातार जारी हैं। मलिक साहब आप समझते हैं कि अब जो बर्बरियत इस वक्त चल रही है हमारे मुल्क में, इस वक्त कश्मीर, मकबूजा कश्मीर बना हुआ है हमारा मुल्क, मैं कहूँगा फ़लस्तीन वाला हिसाब हुआ है हमारे मुल्क का, ये हालात ठहर सकेंगे, रुक सकेंगे? सर बात ये है, मैंने अभी ना थोड़ी देर पहले राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट सुनी टीवी पे। वो ये कह रहे थे कि हम अपने मुल्क में कोई नो गो एरिया नहीं रहने दे सकते। मैं तकरीबन रेगुलर विजिट करता हूँ और उधर ड्यूटी भी देता रहा हूँ जमान पार्क पे। हमारा कैंप तोड़ दिया हुआ है, अब तो डिमोलिश हो गया हुआ हमारा कैंप, चीज़ें भी उठा के ले गए, सारा कुछ हो गया।
तो मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि यार ये कैसे धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं। जब तक, जिस वक्त तक वहाँ हालात नॉर्मल होते हैं, वहाँ कोई नो गो एरिया नहीं होता। ट्रैफिक अपनी रवानी से गुजर होती है, हाँ उसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है। लोगों को समझ ले 2 मिनट का डिस्टेंस 5 मिनट में तय करते हैं, या 5 मिनट का डिस्टेंस 10 मिनट में तय होता है। उसकी भी एक वजह है, जो भी शख्स वहां से गुजर रहा होता है ना खान साहब के घर से बाहर, उसके साथ बैठे हुए आदमी ने मोबाइल पकड़ा होता है और वो तस्वीर मोस्टली वो मूवी बना रहा होता है। और अगर उसने मोबाइल नहीं पकड़ा हो तो वो खुद देख रहा होता है कि यार इधर क्या हो रहा है। उस वजह से ट्रैफिक की रवानगी में थोड़ा खलल जरूर आता है। और कुछ मैं समझता हूँ कि हर पार्टी में थोड़ा कम पढ़े लिखे लोग भी होते हैं जो ट्रैफिक की रवानगी में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी पैदा करते हैं, लेकिन ये नहीं होता कि कोई वहां से गुजर नहीं सकता। हाँ ये मामला होता है कि कोई वहां से गुजर नहीं सकता, कब? जब ये अपना कोई नया प्लान बना के आते हैं, इधर से माल रोड बंद करते हैं, धर्मपुरा बंद करते हैं, ठंडी सड़क बंद करते हैं, और कोई भी गली कूचा जो इन रास्तों को टच कर रहा होता है उसको ब्लॉक कर देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं राणा साहब कि नो गो एरिया को खत्म करने के लिए नो गो एरिया तो आप बना देते हैं हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन, और कई कई घंटे। जो पिछला नो गो एरिया इन्होंने बनाया वो तकरीबन 30 घंटे चला। जो 14 तारीख की दोपहर को इन्होंने स्टार्ट किया या सुबह के टाइम ही स्टार्ट किया, को 4-6 घंटे पहले इन्होंने प्लानिंग की होगी ना, और कंटेनर लगाए होंगे, और 30-36 घंटे वो पूरा एरिया बंद रहा, पूरी ट्रैफिक डिस्टर्ब रही। पता नहीं, खुद ही ये काम करते हैं और डालते हैं इमरान खान पे। नो गो एरिया तो आप किसी भी वजीर के इस वक्त आप घर के पास से गुजर जाए, वहां पे नो गो एरिया आपको मिलेगा। ये तो बात मानने में नहीं आती हमारे कि इस वक्त कोई भी वजीर हो तो उसके घर के जो करीब सड़क गुजर रही होती है वो नो गो एरिया में आ जाती है। वहां पे जबरदस्ती उसे ब्लॉक कर दिया जाता है, आवाम को मजबूर किया जाता है वो कोई और मतबादल रास्ता इख्तियार करे। बहरहाल आप किस तरफ जाता देख रहे हैं मुल्क को? आप सर ये मुल्क सियासत में बहुत ज्यादा इन हुए हैं, आप इस चीज को बड़ा गौर कर रहे हैं, आप किस तरफ जाता देख रहे हैं मुल्क? सर जी बात यह है कि इस वक्त ना पाकिस्तान की अवाम की एक मैक्सिमम मेजॉरिटी ने ये फैसला कर लिया है, और जिसका सबूत हर इलेक्शन में खान साहब ने जब 9 सीटों से कंटेस्ट किया तो सबको पता था कि खान साहब ने असेंबली में नहीं जाना, और खान साहब कोई किसी का काम भी नहीं करवा सकते क्योंकि गवर्नमेंट तो अब मुखालिफ थी। इसके बावजूद वो 8 पे इन्होंने इलेक्शन करवाया, 9 में से 1 पे हुआ नहीं, और 8 में से 7 नशिस्तें खान साहब ने जीती। और एक कराची वाली नशिस्त वहां पे भी जो हुआ है हमें पता है जी, उसकी वीडियो फुटेज जो है वो क्या हुआ है, यानी कि एक बेईमानी करके, धांधली करके एक सीट ली, और 7 सीटें तो कंसेंसस हो गया ना कि वो तो 7 खान साहब ने जीती, और बड़े बड़े वोटों के मार्जिन से जीती। तो अवाम ने तो बता दिया अवाम क्या चाहती है। अवाम मैं कहता हूँ ये 14 तारीख को भी अवाम ने बता दिया। यकीन माने मैं धर्मपुरे वाले स्पॉट पे था, और उस 24 घंटे के अरसे में मैक्सिमम टाइम मैं तकरीबन 3-3.5 घंटे सोने के लिए आया घर, जो ही उठा फिर चला गया उधर, और यहाँ एक दफ़ा खाने के लिए उधर से निकला हूँ। मैंने वहाँ ऐसे ऐसे मनाजर देखे सर कि लोग अपनी फैमिली के साथ गाड़ियों में मास्क, पानी, खाना, जो हमें ये चीज़ें तकसीम कर रहे थे, और ये कह रहे थे कि यार हम लड़ नहीं सकते आगे जाके, लेकिन आपकी मेहरबानी ये चीज़ें पहुँचाओ। मैंने भी ये चीज़ें पहुँचाने की ड्यूटी दी उधर। मेजॉरिटी टाइम लोगों को नमक, पानी, ये सर्विस दी। मेरे में तो इतनी ताकत भी नहीं है कि मैं पत्थर फेंकूंगा तो किसी को जाके लग सकता है, और किसी को लाठी मारने की मेरी तबीयत नहीं है। हाँ, जो भी आंसू गैस से हमारे पास आया, हमने उसको जो भी रिलीफ दे सकते थे वो हमने दिया। इमरजेंसी का जो सिचुएशन थी उसमें जो उधर कोई इमरजेंसी, कोई डबल 1 डबल 2 कुछ नहीं था, हम ही लोग थे। खुद ही डबल 1 डबल 2 का काम। और एक आध मीडिया पे भी मेरी चली कि नमक लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर, क्योंकि सबसे पहले नमक और पानी चाहिए होता है आंसू गैस के बाद लोगों को। हमने वो सर्विसेज दी, जरूर आपका दी। गला भी इसीलिए तो नहीं जी, बैठा हुआ? अभी तक मेरा गला ठीक नहीं है। मेरी आवाज़ बड़ी धड़ल्ले वाली आवाज़ है जी जी, लेकिन इस वक्त मुझे पता है कि मेरी आवाज़ उस पोजीशन में नहीं है, और मेरा आज 2-3 दिन हो गए इस बात को। लेकिन इतनी गैस इनहेल की कि वो अब और समझ लें कि मैं अभी तक नॉर्मल नहीं हूँ, गले के अलावा भी नॉर्मल नहीं हूँ।
जब आप आए तो मैंने कहा यार मैं फिट नहीं हूँ, लेकिन ठीक है आप आए तो बात करते हैं। तो बस यही हालात है। लेकिन बात ये है, अवाम कहाँ खड़ी है और इस मुल्क के इदारे कहाँ खड़े हैं। मुझे गिला नहीं है ये जो पीडीएम, ये जो 13 जमाती अचार बना हुआ है ना, मिक्स अचार बैठा हुआ है हमारे ऊपर, मुसल्लत किया हुआ है, इनसे मुझे कोई गिला नहीं है। मुझे पता है कि इनकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, लेकिन मुझे गिला तो अपने इदारों से है कि हमारे इदारे कहाँ खड़े हैं और क्या कर रहे हैं। देखें, फाइनेंशियली तौर पे ये मुल्क तबाही के दहाने पे है। बिल्कुल ऐसे। ये आज से 1.5 माह पहले जो कहता था उसके ऊपर कोई जुर्म भी बना रहे थे कि उसको पकड़ लो। अब तो हमारे मिनिस्टर मान गए, खुद आके टीवी पे उन्होंने कह दिया भाई मैं उनकी आवाज कोट कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा। ये बात ख्वाजा आसफ ने कही कि जनाब हम लोग क्या कहते हैं डिफॉल्ट हो नहीं रहे, हम लोग डिफॉल्ट हो चुके हैं। ये ख्वाजा आसफ साहब ने कहा। उसके अलावा भी कई मिनिस्टर्स ने कहा। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, अपनी नहीं कर रहा भाई, मेरे पे केस नहीं बना देना, डर भी लगता ना सर। तो बात यह है कि ये तो खुद ऐलान कर चुके हैं और हमें तो उससे पहले से पता था। मैं कैलकुलेशन को बड़ी अच्छी तरह से समझता हूँ, मैं बैंक कर रहा हूँ, बहुत सारे मामलात को समझता हूँ। हमें बहुत पहले से पता था कि हमारा मुल्क किधर जा रहा है, लेकिन इन्होंने अब अनाउंस कर दिया। तो मैं उनकी बात कोट करते हुए कहता हूँ कि वो कहते हैं डिफॉल्ट हो चुके हैं हम, और कहाँ जाना है, कौन से गड्ढे में गिरेंगे, और इससे आगे गड़ा ही है। अगर अगर इदारों ने ठीक फैसले ना किए और इन मामलात को ठीक करने की तरफ कदम ना बढ़ाए तो भाई बुरा हाल हो जाएगा इस मुल्क का। खुदा का वास्ता, जिनके पास ताकत है मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस मुल्क की तरफ देखें, इस मुल्क के मामलात की तरफ देखें और इस मुल्क को कैसे बचाना है ये सोचें। किसी के वादे को ना देखें कि कौन किससे क्या वादा करके गया है। वादों की तकमील के चक्कर में पड़ेंगे ना तो ये मुल्क नहीं बचेगा भाई। अल्लाह की ज़ात इस मुल्क की हिफाजत करे। बराए करम ऐसे मामलात करें कि जिससे ये मुल्क बच जाए। आमीन आमीन। हम अपनी चैनल की तरफ से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अवाम और इदारों को आमने सामने खड़ा करना और इदारों का सामने खड़ा हो जाना ये किसी भी जमहूरी हुकूमत में नहीं होता, किसी भी जमहूरी मुल्क में ऐसा नहीं होता। हमेशा अवाम को प्रोटेक्ट करने के लिए इदारे बनाए जाते हैं, अवाम को मारने के लिए इदारे कभी भी किसी मुल्क में नहीं बनाए जाते। हमारे मुल्क में ब्रिटिश लॉ चलता है और ब्रिटिश लॉ अवाम को प्रोटेक्ट करता है, अवाम को प्रोटेक्ट करता है जुल्म से, अवाम को प्रोटेक्ट करता है इज़हारे राय पर, अवाम को प्रोटेक्ट करता है ज़्यादती पर, अवाम को प्रोटेक्ट करता है जराइम के ख़िलाफ़। लेकिन यहाँ पे हमारे इदारे अगर हमारी आवाम पर जुल्म करेंगे, अगर उन्हें अपनी आवाज़ को बुलंद करने, जो उनके दिल में है वो बुलंद करने नहीं देंगे, तो जमहूरियत कैसे रहेगी इस मुल्क में। फिर ना तो ये इस्लामी रह गया, ना ही ये जमहूरिया रह गया। मीर साहब, कैसे जुल्म की बात है कि ये लोग आते हैं, निहत्ते लोगों पर आंसू गैस चलाते हैं, केमिकल से मिला हुआ पानी फेंकते हैं, और ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते कि सामने पानी जिस पे गिर रहा है या आंसू गैस का शेल जिधर जा रहा है वहाँ पे ख्वातीन हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। और उसके बाद ये सारा कुछ करने के बाद अदालत में जाके धड़ल्ले से क्या कहते हैं कि जी इन्होंने लाठी हमारे ऊपर पत्थर बरसाने पहले शुरू किए। और भाई हम पागल हैं, पुरअमन लोग हैं हम। खान साहब को इसलिए चाहते हैं कि समझते हैं कि खान साहब इस मुल्क के लिए बेहतर हैं, अपना वक्त अपना पैसा खर्च करके उधर जाते हैं और सारे मामलात में हिस्सा लेते हैं सिर्फ इसलिए कि समझते हैं कि यार खान साहब को मौका मिलेगा, ये मुल्क बेहतर हो जाएगा। क्यों किसी को पत्थर मारेंगे हम। ये इस लेवल पे लेके जाते हैं। बीच में आपको पता है हर तरह की कम्युनिटी होती है, पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, कम पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो नहीं पढ़े लिखे। हर इंसान का बर्दाश्त का एक लेवल होता है। बीच में ऐसे लोग भी होते हैं जब उनके ऊपर गैस का शेल पड़ता है तो वो रिस्पॉन्स में पत्थर भी उठाते हैं, क्योंकि उसको उसके अलावा नजर कुछ नहीं आता। जब ये एक तरफ से शेलिंग और आप ये कहें कि आंसू गैस और केमिकल वाटर का यूज देखते हैं और दूसरी तरफ से हम पथराव देखते हैं तो हमें फ़लस्तीन की याद आती है। हम उस वक्त परेशान होते हैं कि यार ये हमारे मुल्क को फ़लस्तीन क्यों बना रहे हैं, हमारे मुल्क को फ़लस्तीन बनाने में किन लोगों का किरदार है। इदारों से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा खुदारा खुदारा
इस मुल्क को फ़लस्तीन बनने से बचाएं। सर जी, मैं एक अवाम बात की आवाज़ पे गौर करें। अवाम जो बात करती है वो नकारा खुदा होता है। अवाम की आवाज़ को अगर आप नहीं सुनेंगे तो फिर कल खुदा की बारगाह में आप जवाब कैसे दे पाएंगे? सर जी, मेरा एक ओपिनियन है, ये पॉलिटिकल जितने भी लोग वर्कर्स हैं, मैं उनके बारे में कहता हूँ। मैंने कभी जो जो भी बंदा, मैं पीटीआई को सपोर्ट कर रहा हूँ, कुछ लोग नून लीग को सपोर्ट करने वाले मेरे इर्द गिर्द बैठते हैं। पीपल्स पार्टी वाले ज़रा कम है हमारी कम्युनिटी में, लेकिन बहुत सारे एरियाज ऐसे होंगे जहाँ पीपल्स पार्टी वाले ज़्यादा। मैं कभी भी किसी को ये नहीं कहता कि यार ये मुहिब वतन नहीं है। मैं समझता हूँ कि 90% से ज़्यादा लोग किसी भी पार्टी को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि वो समझते हैं कि वो इस मुल्क के लिए बेहतर है। जो नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं उनकी भी मेजॉरिटी इसलिए सपोर्ट करती है कि वो समझते हैं कि नून लीग इस मुल्क के लिए बेहतर है। ये तो हर बंदे का फंडामेंटल राइट है भाई, कि वो अपनी अकल समझ शऊर के मुताबिक फैसला करे और उसके मुताबिक किसी को सपोर्ट करे। हमारा जुर्म क्या है? अगर पाकिस्तान में रहने वालों के लोगों की मेजॉरिटी ये सोच रही है कि खान इस मुल्क के लिए बेहतर है, तो क्या ये उसका जुर्म है? जैसे नून लीग को सपोर्ट करना जुर्म नहीं है, पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करना जुर्म नहीं है, जेयूआई को सपोर्ट करना जुर्म नहीं है, तो इमरान खान को सपोर्ट करना जुर्म कैसे बन गया भाई? ये तो कोई तरीका नहीं है। इस मुल्क के मामलात को, अगर ये जमहूरियत है तो जमहूरियत के तरीके से चलाएं, इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन में लोग जिसको इलेक्ट करते हैं, हाँ, साफ और शफाफ इलेक्शन। बेईमानी वाला इलेक्शन कराएंगे तो ये अफरा तफरी और बढ़ेगी। कोई भी मुल्क आपको एक ही रास्ता दिखाता है, तरीका दिखाता है सियासत का, और वो है इलेक्शंस। इलेक्शंस इस मुल्क के आइन के मुताबिक भी होने ज़रूरी हैं, लाजिम है। मुल्क की हालात ऐसे नहीं है कि इलेक्शंस को रोका जाए या डिले किया जाए। मुल्क बहुत अच्छे हालात में है बनिस्बत पिछले दौरे हुकूमत से। जब पहले इलेक्शंस होते रहे हैं, बड़े बड़े हालात ख़राब में इलेक्शंस होते रहे हैं, लेकिन आज इतने हालात ख़राब नहीं है कि इलेक्शंस को रोका जाए। बहरहाल ये अदालतें बेहतर जानती हैं हमसे, और अदालतों का फैसला है कि इलेक्शन करवाए जाएं। बाकायदा अनाउंसमेंट कर दी गई है, लेकिन अब इसे साफ और शफाफ करवाना इदारों का काम बनता है, उनकी सर जी, ड्यूटी मुझे बनती है। बड़ा यकीन माने, ये जो मैंने अभी जो इधर निगरान गवर्नमेंट बनी है ना, इनके जो स्टेप्स देखे ना, तो इनके इरादे मुझे ठीक नहीं लगते। इनको कोई फिक्र नहीं है कि इस मुल्क में खराबी किस लेवल तक बढ़ जाए। लेकिन वो जैसे इलेक्शन कमीशन है ना, उसका जो बेसिक काम है इलेक्शन करवाना, वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहता, बाकी सारा कुछ करना चाहता है। FIRs भी कटवाना चाहता है, मुख्तलिफ फोरम से लोगों के खिलाफ समझ ले अदालतों में मामला लेके गया हुआ है, बहुत कुछ कर रहा है, सिर्फ इलेक्शन नहीं करवाना चाहता। उसी तरह से ये जो अभी निगरान गवर्नमेंट बैठाई गई है, ये नकवी साहब, इनको तो मुझे इरादे ही और लग रहे हैं। ये मुल्क में तबाही करना चाहते हैं, पंजाब में फसाद करवाना चाहते हैं, इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। और इन लोगों की मौजूदगी में मुझे तो डाउट है इलेक्शन होगा कैसे। मुझे अक्सर मीडिया वालों ने पूछा कि जी आप क्या समझते हैं, इलेक्शन हो जाएंगे? तो मैं कहा भाई बात यह है कि होने तो इलेक्शन ही चाहिए ना। अब डेट अनाउंस होगी आइन और कानून के मुताबिक, तो इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन ये मेरी ख्वाहिश है। अब आगे से ये लोग क्या करते हैं वो सोच के भी खुदा की कसम डर लगता है कि यार ये इलेक्शन रोकने के लिए क्या कुछ करने के लिए तैयार बैठे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं। जी, आइन का तकाजा तो यही है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर करवा दिए जाएं, लेकिन मुल्की हालात हमें भी ऐसे नज़र नहीं आ रहे, कि हमें भी नहीं दिख रहा कि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है, जो इस वक्त पावर में है, वो इलेक्शन अगले 10 साल में भी करवाना चाहती है। क्योंकि ये बात रोज़े रोशन की तरह सबके सामने आया है कि अगर इलेक्शंस होते हैं तो सिर्फ एक ही पार्टी आगे आती नज़र आ रही है, PTI। क्योंकि अगर हम पिछले इलेक्शंस की तरफ देखते हैं, जितने भी अभी तक हुए हैं, बल्दियाती इलेक्शंस देख लें, अभी जो 9 सीटों के हुए हैं वो देख लें, जितने भी इलेक्शंस हुए हैं उन सब में PTI 80 to 85% जो है वो लेकर आगे आ रही है। इससे साफ पता चल रहा है कि अवाम इस वक्त किसको अपना लीडर मान रही है और किसको आगे लाना चाह रही है। बहरहाल जी, उम्मीद करते हैं कि अल्लाह की ज़ात पाक बहुत बड़ी है। हमें यकीन है इस चीज़ का कि अल्लाह की ज़ात पाक जब कोई फ़ैसला कर लेती है
तब कोई भी इंसान उसे रद्द नहीं कर सकता। अपनी पूरी ताकत लगाकर, अपना पूरा जोर लगाकर, अपनी पूरी मशीनरी लगाकर, तब भी वो अल्लाह ताला के फैसलों को नहीं बदल सकता। हमें अल्लाह पे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल वो वक्त जल्द आएगा जब हमारा मुल्क उसी तरह दोबारा से तरक्की की राहों पर गामजन होगा। देखते रहिए जी मल्टी न्यूज़ नेटवर्क चैनल। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी और प्रोग्राम में मुलाकात होगी। और जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली सब्सक्राइब करके हमारा साथ दें, ताकि मजीद इस तरह की और वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।